वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पीरियोडिक ट्रेंड्स में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करेंगे। ये जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये बेसिकली फिज़िकल ट्रेंड्स हैं या फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं ऑफ सब्सटेंसेस। सो बेसिकली इसमें फ़िज़िकल फोर्स इन्वॉल्व है। बेसिकली इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करना है हीट के ज़रिए से। सो इसमें हम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो ओवरकम करनी है, उनको तोड़ना है। तो जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतनी ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई करवाना पड़ेगा सिस्टम का, ताकि जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं उनको ओवरकम किया जा सके। तो ये है इसके पीछे साइंस। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सॉलिड से लिक्विड में बनना है, और वो पॉइंट जिस पे सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट। है वो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की स्ट्रेंथ है। अब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस काफ़ी किस्म के हैं। मिसाल के तौर पर आयनिक इंटरेक्शंस जिसमें आयन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे जो लॉस और गेन के नतीजे में बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लॉस और गेन। ये सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, किसी हैलोजन ने जैसे कि आयोडीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन किया और आयोडाइड बन गया। आपके पास कंपाउंड क्या आया? सोडियम आयोडाइड। इसमें नेट इफेक्ट जो चार्जेस का है वो तो ज़ीरो हो गया है, लेकिन बेसिकली ये एक आयनिक इंटरेक्शन है। तो ये एक आयनिक इंटरेक्शन है बिटवीन सोडियम एंड आयोडीन। अब ये एक किस्म की इंटरेक्शन है। इसके बाद एक दूसरी किस्म की इंटरेक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और उसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होते, वो कोवलेंट इंटरेक्शंस हैं। कोवलेंट इंटरेक्शंस लीडिंग टू पोलैरिटी। तो ये दूसरी किस्म की फोर्सेस हैं। मिसाल के तौर पर जितने भी हमारे कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मीथेन है, ये देखें कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन्स हैं टेट्राहेड्रल एरे में। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें किसी किस्म की आयोनाइजेशन नहीं है। तो दिस इज़ अ स्ट्रिक्टली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन की 4 वैलेंसेस चारों यूटिलाइज हुई हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में, 4 हाइड्रोजन्स के साथ। ये एक कोवलेंट स्ट्रक्चर है, और लीडिंग टू पोलैरिटी तब आएगा जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होगा। मिसाल के तौर पर मिथाइल आयोडाइड, यहाँ भी कार्बन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं और साथ आयोडीन भी है, विच इज़ अ हैलोजन विच इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगी मिथाइल ग्रुप सारी की सारी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब बेसिकली जो इंटरेक्शन है कार्बन नेगेटिविटी कहते हैं। तो ये जो म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में, वो बॉन्ड पेयर ज़्यादा टिल्ट हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, रिजल्टेंटली पोलैरिटी। तो ये दूसरी किस्म की फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर। जो तीसरी किस्म की इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन का होना एक मॉलिक्यूल में ज़रूरी है, दूसरी तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वाटर इसकी मिसाल है। ये ऑक्सीजन है और ये इसकी एक हाइड्रोजन है,
ये इसकी दूसरी हाइड्रोजन है, तो ये इसकी हाइड्रोजन होगी और दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन होगी। इनके दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं, इस इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड है नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ, वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। अब ये भी एक किस्म की इंटरेक्शन है, और ये भी क्योंकि वाटर हाइड्रोजन इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव and it has an ability to lose an electron. Basically it gets a +1 charge except in hydrides. So and oxygen is electronegative. It has the ability to gain this electron to form an oxide ion O-1. So the point here is again यहाँ electronegativity भी इनको जोड़ के रखती है, और एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटरेक्शन है। मे बी आयनिक बॉन्ड जितनी स्ट्रॉन्ग ना हो, पर ये अपने अंदर एक आयनिक करैक्टर की फ़ोर्स ज़रूर रखती है। अब ये भी एक किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, लंदन फोर्सेस की टर्म हमने सुनी है, डीबाई फोर्सेस भी कहते हैं, और इनको वान डेर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। ये वीकेस्ट किस्म के इंटरेक्शंस हैं, और कम से कम ये वाली इंटरेक्शंस तो हर एटम या मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में ज़रूर प्रेजेंट है। अगर और कोई हो या ना हो, एटलीस्ट ये प्रेजेंट हैं, जिनको कम्यूटेटिवली हम लंदन फोर्सेस, डीबाई या वान डेर वाल फोर्सेस कहते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान मोमेंटरीली कोई ना कोई फोर्स ज़रूर एग्जिस्ट करती है। तो जब आयनिक नहीं है, कोवलेंट नहीं है, पोलर कोवलेंट नहीं है, या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो फिर वो जो फोर्स है उसको हम लंदन फोर्स या वान डेर वाल इंटरेक्शन कह देते हैं। इसके अगर ट्रेंड्स हम देखने हो डाउन द ग्रुप, अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, तो इसके कोई पिन पॉइंटेड ट्रेंड तो नहीं बना सकते, लेकिन हमने जिस तरह भी फोर्सेस को स्ट्रेंथ को देखा है, उस हिसाब से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि क्या होता होगा। तो जनरली अगर आपने डाउन द ग्रुप एक ट्रेंड बनाना है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। और ख़ास तौर पर जो आयनिक स्पीशीज़ हैं जो एबिलिटी टू लूज़ एन इलेक्ट्रॉन करती हैं, जैसे कि हमारे अल्कली मेटल्स हैं और ग्रुप 1A के और अल्कलाइन अर्थ्स हैं, यहाँ पे तो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा। और उसकी वजह यह है कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता चला जाएगा, और जो मॉलिक्यूल की आपस की इंटरेक्शन है वो वीकर होंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्सपैंड करते जाएंगे और उतनी ज़्यादा उनकी जो इंटरेक्शंस हैं आपस की, किसी भी नौइयत की इंटरेक्शंस आपस की, वो वीक ही होंगी एज अ जनरल रूल। तो अगर आपने एक ट्रेंड बनाना हो, आयनिक का करैक्टर का ज़रा जहन में रखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो आयनिक स्पीशी होगी वो ज्यों ज्यों खुलती जाएगी तो इंटरेक्शंस वीक ही होंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर कोवलेंट करैक्टर होगा, जैसे कि नॉन मेटल्स में यूजुअली है, जैसे कि जिनमें जैसे कि हमारे ग्रुप 16 या 17 के एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन ये सेल्फ एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन सेल्फ एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है। यहाँ जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एमपीज़ और बीपीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि इनकी कोवलेंसी बढ़ती चली जाएगी। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस with increasing size. A giant type of a structure is formed. So in this case you will find gradual increase. तो ये दो चीज़ें अगर हम जहन में रखें तो हम हमारे जहन में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड की डाउन द ग्रुप एक हम सिस्टम बना सकते हैं। इसी तरह से अगर अलॉन्ग अ पीरियड देखें लेफ़्ट से राइट, तो MPs and BPs यानी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विल इंक्रीज एज अ जनरल रूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल।
उसकी वजह यह है कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ती चली जाती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की काफ़ी हाई हैं। फिर मेटलॉइड्स की भी ग्रुप 13, 14, 15 के एलिमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा हैं। बोरॉन, नाइट्रोजन एंड कार्बन फैमिली, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली रिस्पेक्टिवली। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ती चली जाएगी तो स्ट्रक्चर ज़्यादा जॉइंट होता जाएगा और उसमें ज़्यादा जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होती चली जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके नतीजे में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो एक राइज आपको उसमें मिलेगा, ग्रेजुअल राइज एज यू मूव फ्रॉम अल्कली मेटल्स टूवर्ड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड टूवर्ड्स मेटलॉइड्स एंड टूवर्ड्स नॉन मेटल्स। तो ये जो एक जनरल ट्रेंड फॉलो होगा लेफ़्ट टू राइट, उस वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वेरिएबिलिटी और इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर्स की वजह से हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, जॉइंट्स मिलेंगे और उसकी वजह से जो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी या हीट रिक्वायर होगी। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ability to form positive and negative ions। पहली चीज़, और फिर नंबर की बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accepted or donated during compound formation। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो हमारे ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं जिनको हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, जनरली तो जो ग्रुप नंबर है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी एलिमेंट की। सो ग्रुप नंबर इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट एज अ रूल। लेकिन फिर मसला ये है कि बाज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं एलिमेंट्स, लेकिन ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ, इनका तो एज अ रूल याद रखिएगा कि दे हैव +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 1 में 1 है और 2 में 2 हैं। तो पोटाशियम है ग्रुप 1 की मेटल तो K+1 के फॉर्म में आपको मिलेगी। कैल्शियम है ग्रुप 2 की, और तो ये आपको Ca+2 विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगी। 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये है +1 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। मसला वहाँ पे आता है जब हम ग्रुप 3 से 12 तक जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ, तो वहाँ पे वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है और प्रिडिक्टिबिलिटी कम है। अगर हम डियर स्टूडेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 या 1B टू 8B, यहाँ पे वेरिएबिलिटी है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर्स। तो इनकी वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अनप्रिडिक्टिबिलिटी है। इसी वजह से ये आपको कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हुए मिलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जॉइंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल एटम्स। तो अब यहाँ पे 1B में कॉपर है पहला एलिमेंट, इसको देखते हैं। कॉपर को ही अगर सिर्फ देख लें, शायद मैंने पहले भी कहीं बताया था कि यह आपको +1 में भी मिलता है और यही कॉपर जो है आपको बाज़ कंपाउंड्स में Cu+2 में भी मिलेगा। मिसाल भी दी थी CuCl2 को अगर आप देखें तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का निकालें और Cu2O कॉपर ऑक्साइड, ये दोनों कंपाउंड्स हमें
मिलते हैं नेचर में। तो कॉपर क्लोराइड में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसमें +1 है। CuCl2 में अगर निकालनी है तो 0 से इक्वेट करें, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशी है। जो न्यूट्रल स्पीशी होती है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, वो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 के बराबर है। कॉपर की निकालनी है तो इसको लिखा रहने दें, प्लस का साइन डालें, हैलोजेंस की -1 होती है। एज रूल याद रखिएगा। उसकी वजह यह है कि इनके वैलेंस शेल में एक वैकेंसी खाली है। 2 एटम्स हैं क्लोरीन के इस मॉलिक्यूल में, तो 2 से ज़रब दे दें। Cu -2 = 0 और Cu = +2। इसी तरह से अगर आपने कॉपर ऑक्साइड में निकालनी है तो इसको भी इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, क्योंकि न्यूट्रल है, चार्ज कोई नहीं। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 हुआ। ऑक्सीजन की एज रूल याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो -2 = 0, Cu2 = 2 और हर कॉपर के एटम की 2/2 = 1, तो ये एज +1। तो यहाँ पे आप इन दोनों में देख लें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका भी ये सिंपल सा है। न्यूट्रल एटम है तो इक्वेट कर दें 0 से, और जिनके हमें पता है पिन पॉइंटेड, जैसे हैलोजन है, मैंने आपको बताया एज रूल -1 में ही मिलेगी। एक्सेप्शंस में आपको उनकी वेरिएबिलिटी है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में ऑक्यूपेंसी 1 है। तो ये रूल ये है कि ऑक्यूपेंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी जगह खाली हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की सलाहियत रखती है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट वो है, और दूसरा यह है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हैं जो डोनेट करने की सलाहियत रखती है। डोनेशन में प्लस पे चार्ज आता है जैसे मेटल्स का है, और एक्सेप्टेंस में माइनस का चार्ज आता है जैसे ग्रुप 16 और 17 के नॉन मेटल्स का है। हाल ये जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबिलिटी शो करते हैं। सिर्फ ये कॉपर की मिसाल से ही हम इस फिनोमेनन को यहाँ समझेंगे, और बाकी हम जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें काफ़ी सारी वेरिएबिलिटीज़ हमें विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती चली जाएंगी। उसकी वजह यह है कि इनका वैलेंस शेल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, जो इनका d ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती ज़्यादा है। मतलब देखें एटॉमिक नंबर 109 तक भी है, तो इसलिए फिर यहाँ पे आपको रिलेटिव अबंडेंस इनके मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा मिलेगी इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से। ये जो ग्रुप 13 और 14, 15 के एलिमेंट्स हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली, ये मेटलॉइड्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ लाई करती हैं इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल नेगेटिव, ये दोनों फॉर्म करेंगी। दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट इन पॉजिटिव, यानी केटाइंस भी फॉर्म करती हैं, एनाइंस भी। तो जो इनका ग्रुप नंबर है जैसे 13 या 3A है बोरॉन फैमिली, तो आप एलुमिनियम और बोरॉन को देख लें तो ये आपको एलुमिनियम इसलिए लिख रहा हूँ, ये सेकंड मेंबर है, ये ज़रा कॉमन है, तो ये आपको +3 में मिलता है, जैसे कि Al2O3 है। यहाँ पे एलुमिनियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमने निकालना हो एलुमिनियम का तो Al2O3 है, इसको न्यूट्रल है, इक्वेट कर दें 0 से। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया -2 में ही आपको अक्सर मिलेगा। 3 एटम्स हैं तो 3 से ज़रब दे दें 0 से। Al2 -6 दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो +6, और हर एलुमिनियम का कितना आया 6/2 = +3। तो जनरली आपको +3 में तो ये मिलेंगे ही, क्योंकि इनके वैलेंस शेल से 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन साथ ही एक्सेप्ट करने की भी इलेक्ट्रॉन सलाहियत रखते हैं जितनी ऑक्यूपेंसीज़ हैं। तो उस हिसाब से फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी वेरिएबिलिटी है, लेकिन कॉमनली जो इनका ग्रुप नंबर है +3, +4 फॉर कार्बन फैमिली एंड +5 फॉर नाइट्रोजन फैमिली, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके हैं ही हैं। +3 फॉर बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। अब अगर वेरिएबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात समझ नहीं है तो कार्बन देखें, मीथेन में चेक करें अगर हम इसको तो इक्वेट करें 0 से। हाइड्रोजन +1 है, ये अल्कली मेटल्स के ऊपर है, +1 है, 4 0 C = -4। तो यहाँ देखें इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हुए हैं कार्बन ने। इसी तरह से आप किसी और कार्बन के मॉलिक्यूल को अगर हम लें, जैसे कि कार्बन
जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन इज C6H6। तो यहाँ अगर हम निकालें, इक्वेट करें, 0 से कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन की 1 है, 1 × 6 इज़ इक्वल टू 0, C6 इज़ इक्वल टू -6 and for each carbon it's -1. So the point is that in this case it is -1. तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका एक मॉलिक्यूल, इसको देखें अगर, तो कार्बन और ऑक्सीजन -2 और 2 एटम्स, तो 0 और 2 और 0 से इक्वेट करें, C -4 इज़ इक्वल टू 0, C इज़ इक्वल टू +4। तो जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 की विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नंबर है वो भी आ गई और वेरिएबिलिटीज़ भी। तो ये मेटल आर्ट्स का ट्रेंड है। तो जो ग्रुप 16 और 17 के एलिमेंट्स हैं, दे आर प्योरली नॉन मेटल्स। नॉन मेटालिक करेक्टर लेफ़्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में बढ़ता चला जाता है और ये सिर्फ नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट नहीं करते। अब उसकी वजह यह है कि नेगेटिव आइंस वैकेंसीज 1 या 2 खाली हैं और डोनेशन के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब ऑक्सीजन को ही देख लें, 8 एटॉमिक नंबर के साथ 1s2, 2s2 एंड 2p4 है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जमा 2 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा बजाय इसके कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे किसी स्पीशी को, इसलिए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स नेगेटिव में होती हैं। जनरली जो ग्रुप 16 है यानी ऑक्सीजन फैमिली, ये आपको -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगी और जो हैलोजेंस हैं ग्रुप 17 के, वो आपको मिलेंगी -1 में, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, पहला मेंबर है हैलोजन का, 1s2, 2s2, 2p5, 5, 6, 7, 8, 9, एक वैकेंसी खाली है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -1 मिलेगा आपको कंपाउंड्स में। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन है ये आपको -2 में तो मिलती है, नॉर्मल ऑक्साइड इसका यही है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट तो यही है। एक्सेप्शंस हैं कि कहीं -1 पे मिल जाएगी, और ये है, इस ऑक्साइड को कहेंगे पार ऑक्साइड, और -1/2 भी मिलेगी बाज़ जगहों पे, वो सुपर ऑक्साइड है। तो ये है रेयरिटी। नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही है, सिर्फ जब ये अल्कली मेटल्स के साथ या अल्कलाइन अर्थ के साथ ऑक्साइड फॉर्म करता है, ख़ास तौर पे अल्कली के साथ, तो फिर बाज़ दफ़ा नॉर्मली तो आपको ये वाला ही ऑक्साइड मिलेगा जो कि नॉर्मल ऑक्साइड है, जिसमें -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की। लेकिन बाज़ जगहों पे आपको बाज़ दफ़ा आपको Na2O2 नेचर का भी ऑक्साइड मिलेगा, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है ऑक्सीजन की एटम की, और बाज़ दफ़ा NaO2 नेचर का भी मिलेगा जिसमें -1/2 है हर ऑक्सीजन की एटम की। तो पॉइंट ये है कि ये 2 पार और सुपर ऑक्साइड अल्कली और अल्कलाइन अर्थ के साथ ऑक्साइड्स फॉर्मेशन में बाज़ दफ़ा ये भी मिलते हैं। ओवरऑल बाकी कंपाउंड्स के साथ या सब्सटेंसेस के साथ, एलिमेंट्स के साथ ऑक्साइड फॉर्मेशन में या ऑक्सीजन के रिएक्शन में हमें -2 ही मिलती है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो इट इज़ जस्ट एन एबिलिटी ऑफ अ पॉजिटिव गैसियस आयन to interact with water to form something different। तो ये पॉजिटिव आयन जो है इंटरेक्शन विद वाटर है। हाइड्रेशन एनर्जी इज़ एबिलिटी टू फॉर्म रिएक्ट विद वाटर। तो वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है हाइड्रेट्स फॉर्म करने के नतीजे में या एनर्जी रिलीज़ करेगा सिस्टम या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। आइदर द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और डेल्टा एच जो है वो डेल्टा एच माइनस के साथ लिखी जाएगी। अगर एब्जॉर्ब होगी तो हीट एंथैल्पी प्लस होगी।
तो हाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयंस। अब ये प्रोटॉन है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करने की सलाहियत रखता है और प्रोटियम आयन बनाने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पे जो है वो हीट चेंज जो होगी, इंथैल्पी चेंज, उसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रेशन एनर्जी है, यानी किसी भी पॉजिटिव आयन की इंटरेक्शन जो कि है वाटर के साथ। अब ये इसका जो डिपेंड करता है वो चार्ज की बात है, क्योंकि तो चार्ज टू साइज़ की बात होगी, साइज़ ऑफ द आयन। तो जितना चार्ज टू साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करेगा तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ करेगी। तो डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी decreases, ability to form hydrates decreases, क्योंकि जो डाउन द ग्रुप जाने के नतीजे में जो हमारे चार्ज टू साइज़ रेशो की बात करनी है वो डिक्रीज़ करेगी। चार्ज साइज़ की बात करनी है, चार्ज जो है पॉजिटिव है तो उसके साथ साइज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जाने के साथ। तो जब रेशो के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ग्रेजुअली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीज़ कर रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ करेगी। और अगर आप लेफ़्ट टू राइट देखेंगे इन द पीरियोडिक टेबल तो चार्ज टू साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। चार्ज टू साइज़ रेशो, चार्ज टू साइज़ रेशो इज़ अ यूनिक एंटिटी। तो ये लेफ़्ट टू राइट क्योंकि इंक्रीज़ कर रही है और इस वजह से जो है वो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ करेगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। So as charge to size ratio increases from left to right in a period, resultantly the hydration energy जो है वो भी increase करेगी।